शायद उसने अभी तक रमा को नहीं देखा था। रिक्शा वाले को किराया देकर जूं ही वो दूसरी तरफ घूमी, उसकी नजर रमा पर पड़ी और वो दीवाना वार दौड़ती हुई उसकी तरफ आई थी। रमा ने भी उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी थी। हाय मोटी, उसने नारा बुलंद किया और मोटी रमा के बाजुओं में सिमट गई। दोनों खासी बेतकल्फी का मुजाहिरा कर रही थी। इनसे मिलिए मिस रजनी, मेरी बचपन की सहेली। इसे बड़ा शौक है जासूस बनने का। रमा के अंदाज़े तारुफ में जो बेसाख्तगी आ गई थी, उसने खान को महफूज जरूर किया था, लेकिन वो आखिरी फिक्रे पर चौंके बगैर न रह सका। मुझे अरुण कुमार कहते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बाय द वे, आप करती क्या है? उसने दोनों हाथ सीने पर बांध कर अपना तारुफ करवाया। अरे मैं बताती हूँ। ये कहाँ बताएगी? रमा बीच में टपक पड़ी। अरे बाबा, ये श्रीमती जी सिक्योरिटी ऑफिसर बनने वाली हैं, ट्रेनिंग हो रही है इनकी। सारी चर्बी उतार दी कमबख्तों ने 3 माह में। रमा प्लीज मुझे भी कुछ बोलने दो ना। रजनी रमा को टोका और फिर आंखों में शरारत लाकर खान से मुखातिब हुई। मेरा इल्म तो आपको हो ही गया, अब आप भी अपना तारुफ करवा दीजिए ना महाराज। आपको पहले कभी देखा नहीं, बस यही कमी है तुम लोगों में। जरा किसी को देख लिया और रगे जासूस फड़कने लगी। अरे ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, रमा बोली। पप्पा के एक दोस्त के बेटे हैं, अब हमारे पास ही रहा करेंगे। अच्छा तो यूं कहो ना। रजनी ने फिक्रा अधूरा छोड़कर बड़े मानी खेज अंदाज में रमा की तरफ आंख डुबा कर देखा। शाम को मिलेंगे। रमा बुरी तरह गिड़बड़ा गई थी और उससे पहले कि रजनी कुछ बोले वो अरुण कुमार का हाथ पकड़कर बाय बाय कहती हुई आगे बढ़ गई। बड़ी शरारती है कमबख्त, क्या मजाल जो इसे जरा भी शर्म आती हो किसी बात पर। रमा ने शायद अपनी खजालत मिटाने को कहा। वैसे क्या शौक चराया है इसे, अच्छी खासी लड़की है, ये किधर निकल गई? खान ने उसे कुरीदा। इसे बचपन ही से सिक्योरिटी में जाने का शौक था। जासूसी नावल पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है। 3-4 माह पहले एक इश्तिहार औरतों के लिए छपा था। दरख्वास्त दी और मालूम हुआ है कि महारानी भारतीय इंटेलिजेंस रा में भर्ती हो चुकी हैं। आजकल ट्रेनिंग कर रही है, जल्दी इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। हरे हरे, मुझे तो ऐसी गैर रोमांटिक सी लड़कियां एकदम जहर लगती हैं। लड़की और पुलिस की नौकरी, वाह! खान ने अजीब से लहजे में कहा, लेकिन उसके दिमाग में कई खदशात ने यकदम सर उठाना शुरू कर दिया था। ये लड़की अगर रमा की इतनी गहरी दोस्त है तो जरूर इसका आना जाना भी इनके घर लगा रहता होगा। कहीं गमबख्त उसकी टोह में ही न लग जाए। वो जानता था किसी भी खुफिया सर्विस से मुतल्लिक मर्द या औरत में तजस्सुस की आदत जरूर पैदा हो जाती है। यूं भी दूसरे के मुतल्लिक जानना इंसानी फितरत है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रोशन रुख भी था। अगर वो इस बात का यकीन रजनी को दिला देता कि वो कोई गैर मामूली शख्स नहीं, रमा की दोस्ती की आड़ में वो इस कीमती हीरे से बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकता था। कहाँ खो गए आप? रमा ने उसे खामोश देखकर मुखातिब किया। सोचता हूँ कि मेरा नसीबा ऐसा शानदार कब रहा होगा जो तुम जैसी। बस जाने दीजिए। रमा ने एक करीब से गुजरते रिक्शा को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद ही दोनों एक रिक्शा में रमा के कॉलेज की तरफ जा रहे थे। इस दौरान खान ने गो के खुद पर खासी रोमानियत तारी कर ली थी, लेकिन उसका ज़हन अभी तक रजनी में अटका हुआ था। उसने रिक्शा ही में रमा को बताया था शायद उसी किसी काम से मेरठ जाना पड़े। अगर वो रात तक घर न पहुंचा तो तशवीश नहीं करनी। रमा को उसके कॉलेज के सामने उतार कर वो खुद भी थोड़ी दूर जाकर रिक्शा से उतर गया। अब उसे नई दिल्ली की तरफ जाने वाली बस का इंतजार करना था, जो जल्दी ही मिल गई। रिसर्च सेंटर के नजदीक ही एक स्टॉप पर वो उतर गया। आज उसका हुलिया बिल्कुल सरकारी मुलाजमों जैसा था। रिसर्च सेंटर के नजदीक उसने 3 ऐसे मकामात तार लिए थे जहां से वो इस इमारत पर अच्छी तरह नजर रख सकता था। सामने सड़क पार इमारत के दरवाजे से जरा हट कर एक छोटा सा चाय का होटल बना हुआ था, जहां अमूमन इन दफातर के मुलाजमीन ही आते जाते थे। ये होटल अमूमन ग्राहकों से भरा ही रहता था। अगर दफातर के मुलाजमीन न होते तो उनके ग्राहक यहाँ मौजूद रहते थे। इस इलाके में ज्यादातर दफातर जानबूझकर ऐसे रखे गए थे जिससे सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही का वास्ता पड़ता था। इस तरह यहाँ आम सिविलियन को आने का कम ही मौका मिलता था। ज्यादातर वही लोग यहाँ आते थे जो एक तरह से सरकारी मुलाजमीन थे या फिर यहाँ के मुलाजमीन के रिश्तेदार वगैरह। यहाँ पहुँचने से पहले खान ने एक शानदार कवर स्टोरी अपने जहन में तैयार कर रखी थी। वो एक सरकारी मुलाजम था और अपना तबादला रुकवाने के चक्कर में इस तरफ निकल आया था। होटल की एक मेज पर बैठकर उसने चाय के लिए आर्डर दिया। उसकी आंखों के बिल्कुल सामने रिसर्च सेंटर का दरवाजा नजर आ रहा था, जिसमें कारों की आमदोरफ्त आज मामूल से कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। उसका दिल यहाँ से उठकर कहीं जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक यहाँ एक ही जगह बैठकर वो किसी को शक में मुब्तला करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। उसने किसी मतलूबा साथी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो जल्द ही गोहरे मकसूद हाथ आ गया, जब एक ढलती उम्र का और गंजा हिंदू उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर विराजमान हो गया। क्षमा कीजिए, उसने बज़ाहिर अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया।
آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ لالا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور خان واقعی پریشان نظر آنے لگا۔ مہاراج جی بات ہی کچھ ایسی ہے، فرمائیے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ گنجے لالا نے بڑی مکاری سے دانت نکال دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں بہم و شیر و شکر ہو رہے تھے۔ خان نے اسے بتایا کہ اس کا سالہ راجستھان میں کہیں سیکیورٹی کا حوالدار ہے اور اس کا تبادلہ دہلی میں ہو رہا ہے۔ یہ تبادلہ رکوانے کے چکر میں ادھر آیا تھا۔ گنجے ہندو نے اسے یقین دلایا تھا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اس دوران وہ مزے لے کر خان کو اپنے کارنامے سناتا رہا اور خان ریسرچ سینٹر کے گیٹ پر نظریں جمائے سنتا رہا۔ لالا نے اسے کل اسی جگہ ملنے کو کہا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ 500 روپے میں ہی اس کا کام ہو جائے گا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے خان کی گرہ سے ہی کھایا اور اب وہ کل ملنے کا وعدہ کر کے واپس جا رہا تھا۔ لالا کی معیت میں اس کا وقت خوب کٹا تھا۔ اس کی روانگی کے بعد وہ خود بھی وہاں سے اٹھنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا جب اچانک ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کو گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا جس میں ملہوترا کی موجودگی ضروری تھی۔ شاید وہ اس اہم میٹنگ سے فارغ ہو کر اب گھر جا رہا تھا یا پھر سرکاری کام سے۔ خان نے فوراً بل ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم بڑی تیزی سے نزدیکی ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مرسیڈیز بڑی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، شاید ٹریفک کی وجہ سے یا پھر یہاں بغلی سڑکوں پر کار کم رفتار سے چلانے کا قانون تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر رنگین سیاہ مرسیڈیز پر لگی تھیں اور قدم تیز رفتاری سے سٹینڈ کی طرف لپک رہے تھے۔ جیسے ہی کار نے پہلی گلی کا موڑ مڑنا چاہا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گلی میں سے برآمد ہوتی ایک تیز رفتار جیپ ملہوترا کی کار سے ٹکرا گئی تھی۔ ڈرائیور اس اچانک افتاد سے بکھلا گیا تھا اور گاڑی اس کے کنٹرول سے نکل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی اس لیے یہاں کچھ زیادہ رش نہیں تھا۔ سامنے والی جیپ گاڑی کے بالکل اوپر چڑھائی تھی۔ ڈرائیور کے زندہ بچ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسلام خان کا خضر صورت انسٹرکٹر اس کے سامنے کھڑا تھا اور ٹریننگ سکول کے کلاس روم میں وہ دونوں مصروف گفتگو تھے۔ بس اوقات قدرت انسان کی مدد کرتی ہے بچہ، اور بہترین جاسوس وہ ہے جو کسی بھی کمزور لمحے سے فائدہ اٹھائے فوراً، ورنہ یاد رکھو خوش قسمتی تمہارے نزدیک سے دبے پاؤں گزر جائے گی اور تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں لپکا۔ وہ محض چند سیکنڈ میں جائے حادثہ پر پہنچ چکا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چلایا۔ اس کی نظریں پچھلی سیٹ پر بے ہوش ہوئے کرنل ملہوترا پر جمی تھی جس کے پہلو سے ایک بریف کیس لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے اسے بڑی زور آزمائی کرنی پڑی کیونکہ اچانک لگنے والے جھٹکے نے شاید دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ اس کے بریف کیس باہر نکالنے تک وہاں 3-4 اور آدمی بھی پہنچ چکے تھے۔ خان نے بریف کیس اس انداز سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہی اس کا مالک ہو۔ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہونے لگا تھا۔ پھر لوگ تو ملہوترا کے بے ہوش جسم کو کھینچ کر باہر نکالنے لگے۔ خان انہیں مصروف کار چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ 3-4 گلیاں گھومنے کے بعد وہ ایک ٹیکسی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس ٹیکسی کے بعد اس نے اپنے پہلے سے مقرر کردہ ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے 3 اور ٹیکسیاں بدلی تھیں۔ یہ کرشمہ قدرت تھا یا پھر تائید غیبی کہ اس طرح اچانک ہی اس کا مقصود گہر پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آن گرا تھا۔ اس طرح اچانک ہونے والی کامیابی پر احساس شکر سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے آج یقین ہو چلا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ آرزو نام کے اس دوسرے درجے کے ہوٹل کو اس نے اگلے ہی روز اس مقصد کے لیے تاڑا تھا۔ کاؤنٹر پر 2 روز کا کرایہ جمع کروا کر اس نے ایک کمرے کا رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی جیب میں موجود ایک چابیوں کے گچھے کی مدد سے بریف کیس کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس بریف کیس میں ٹائپ شدہ کاغذات کا ایک پلندہ رکھا تھا۔ یہ اس میٹنگ کی شاید مکمل کارروائی تھی جو آج ہی وہاں انجام پائی تھی، اور اسے پڑھ کر اپنی خصوصی رپورٹ تیار کرنے کے لیے ملہوترا اسے گھر لے جا رہا تھا۔ خان نے ایک سرسری نظر کاغذات پر ڈالی۔ ہر ٹائپ شدہ کاغذ کے کونے پر ٹاپ سیکرٹ کی سرخ مہر لگی تھی۔ اس کی نظریں ایک پیراگراف پر اٹک کر رہ گئیں۔ بھارت میں بننے والی تازہ انٹیلیجنس ایجنسی را کی طرف سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کی تفصیلات لکھی گئی تھی۔ یہ ایک منصوبہ تھا جس پر بھارت سرکار ایک لمبی مدت سے عمل پیرا تھی۔ اب اس منصوبے کے اثرات ظاہر ہونے لگے تھے اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا تھا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی گھنونی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہاں مکتی بہانے کے نام سے مقامی غداروں کی مدد سے ایک باقاعدہ فوج تشکیل دی جائے اور پاکستانی فوج کے خلاف عزم بغاوت بلند کر دیا جائے۔ جوں جوں وہ بڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ دشمن اتنی کمینگی پر اتر سکتا ہے، اس نے سوچا اور حیران رہ گیا کہ بھارت کس ڈھٹائی سے اپنے غیر جانبدار ہونے کا پراپوگنڈا کر رہا تھا، حالانکہ اصلیت کچھ اور تھی۔ تصویر کا دوسرا رخ اس کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر ان کاغذات سمیت وطن پہنچ جائے اور اپنے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا دے کہ دشمن کیا چال چلنے والا ہے۔ لیکن ہر کھیل کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جاسوسی جذبات کا کھیل نہیں تھا۔
उसे अकल से ज्यादा और दिल से काम कम लेना था। ब्रीफकेस से कागजात निकाल कर उसने तह करके इस तरह अपने कपड़ों में महफूज कर लिए थे कि अब वो उसके जिस्म का ही कोई हिस्सा बनकर रह गए थे। ब्रीफकेस हाथ में उठाए वो बाहर निकल आया। कमरे को ताला लगाकर उसने चाबी काउंटर पर जमा करवा दी थी। उसका रुख उस होटल की पुश्त पर कुछ फासले पर मौजूद उस बरसाती नाले की तरफ था, जहां बरसात के दिनों के अलावा भी हर वक्त पानी जमा रहता था। नाले पर जा बजा लकड़ी के पुल बनाए गए थे। एक कदरे वीरान पुल से गुजरते हुए उसने इस ब्रीफकेस को, जिसमें अब कागजात के बजाय पत्थर भरे हुए थे, नाले में फेंक दिया और खुद पैदल चलता नाला अबूर करके दूसरी जानिब पहुंच गया। बाजारों में ज्यादा घूमना उसने मुनासिब न समझा। उसका रुख एक सरकारी टेलीफोन ऑफिस की तरफ था, जहां एक क्लर्क के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए उसने तकरीबन रोकर क्लर्क से इल्तिजा की कि वो इससे डबल फीस लेकर काठमांडू का एक टेलीफोन नंबर मिला दे। उसने अपने जीजा जी को दीदी की मृत्यु की खबर देनी है। कुछ तो उसके आंसू ही से बेचारे क्लर्क बाबू का दिल पसीज गया और रही सही कसर 5 के नोट ने पूरी कर दी। क्लर्क ने अगले क्लर्क से बात की और सरकारी फीस से 10 रुपए ज्यादा अदा करने के इवज बमुश्किल 15-20 मिनट बाद ही वो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में अपने जीजा जी से गुफ्तगू कर रहा था। उसने रोते हुए जीजा जी को दीदी की मृत्यु की इतला दी और अपने होटल का एड्रेस भी बता दिया। दूसरी तरफ से उसके जीजा जी ने इजहार अफसोस करते हुए उसे आज रात के आखिरी शो पर रियल्टो सिनेमा में मुलाकात का वक्त दे दिया था। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। खान होटल वापस आ गया। आखिरी शो तक का वक्त उसने होटल के कमरे में ही गुजारा। बाजार से एक पॉलीथिन का थैला खरीद कर उसने कागजात को बड़े सलीके से उसमें पैक किया और आखिरी शो शुरू होने से पहले ही रियल्टो सिनेमा में पहुंच गया। मुकर्रर वक्त पर अचानक ही एक कोने से ज्ञान सिंह नमोदार हुआ, क्योंकि चंद रोज पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर ये मुलाकात भी उसके जहन पर नक्श हो चुकी थी। उसे एक मखसूस इशारा करते हुए ज्ञान सिंह आगे निकल गया। उसका रुख टिकट फरोख्त करने वाली खिड़की की तरफ था। फिल्म कोई खास रच नहीं ले रही थी, शायद कोई पुरानी फिल्म थी। खान ने उसका नाम पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। जैसे ही ज्ञान सिंह टिकट लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, खान उसके ताक़ुब में लपका। थोड़ी देर बाद दोनों एक बक्स में जो सिर्फ 2 सीटों पर मुश्तमिल था बैठे थे। दोनों ने अभी तक रस्मन एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। मेरा ख्याल है तुम अपनी अमानत अब ले ही जाओ, खान ने फिल्म शुरू होने के बमुश्किल 10 मिनट बाद ही कहा। हाँ, ज्ञान सिंह शायद किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। खान ने पॉलीथिन लिफाफे में लिपटे कागजात उसे थमा दिए। उस लिफाफे में उसका जाती पैगाम भी शामिल था। उसे इल्म था अगले रोज तक बहरसूरत ये कागजात उसके मुल्क पहुंच जाएंगे। ज्ञान सिंह ने कागजात वसूल करने के बाद जल्द ही उन्हें अपने जिस्म का हिस्सा बनाया था। चंद मिनट मजीद उसके साथ गुजारने के बाद उसने खान को कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये उसकी रवानगी का इशारा था। खान ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। फी अमान अल्लाह, ज्ञान सिंह ने उसके कान में सरगोशी की और दबे कदमों बाहर निकल आया। फी अमान अल्लाह, खान ने भी अल्लाह पाक से उसकी सलामती की दुआ की। उसने पलट कर ज्ञान सिंह की रवानगी के बमुश्किल 15 मिनट बाद वो भी उसी तरह बाहर निकल आया और सिनेमा से करीबन 2-2.5 मील दूर जाकर उसने घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ा। होटल में अब उसका कोई काम बाकी नहीं रहा था। एहतियातन उसने एक टेलीफोन बूथ से होटल फोन कर दिया कि आज रात किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए नहीं आ सकेगा। उसने काउंटर को भी बता दिया था कि अगर उसके मुतल्लक कोई फोन वगैरह आए तो वो नोट कर लिया जाए। वो नहीं चाहता था कि अफरा तफरी में कोई भी मुश्तबा कदम उठाए। होटल को फोन करने के 10-15 मिनट बाद उसने एहतियातन आवाज बदल कर अपने लिए किसी मदन लाल की तरफ से एक तिजारती सा पैगाम भी नोट करवा दिया था। रिक्शा उसने हस्बे साबिक घर से 2-3 फरलांग दूर ही छोड़ दिया था और अब पैदल घर की तरफ जा रहा था। ऐन उन लम्हात में जब वो घर दाखिल हो रहा था, उसने रजनी को गेट से बरामद होते हुए देखा। ये उसके लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी। वो जानता था कि रजनी ने अगर ना भी आना होता तो भी वो उसके मुतल्लक जानने के लिए जरूर आती, लेकिन उसके साथ ही उसे ये भी मालूम था कि जगन्नाथ सहाय कोई बच्चा नहीं, मंजा हुआ रिटायर्ड सरकारी मुलाजम था, और ये भी कि वो खान जैसी सोने की चिड़िया के मुतल्लिक किसी को गलत लाइन पर सोचने का मौका भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यूं भी खान ने एहतियातन सहाय और उसके घर वालों को अपने मुतल्लक इस्तफसार करने वालों को मुतमईन करने के लिए जो कहानी सुनाई थी, उन लोगों के लिए सिवाय उसके कोई चारा नहीं रह गया था। मगर शायद बदकिस्मती खान के पीछे दबे कदमों चल रही थी।